आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का। और ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। अभी तक मैंने 4 वीडियो डाले हैं जो कि क्लास 12th आर्ट्स हिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। लेकिन ये वीडियो बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपीयर होने वाले क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है एसएसटी। ठीक है, यहाँ भी मैं 20 प्रश्नों को लेकर के ही आया हूँ, लेकिन ये क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है 20 प्रश्न एसएसटी के। और अभी मैं ये एसएसटी का सीरीज प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया हूँ। इसी तरह से 20-20 और थोड़ा बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन करके लेते आऊँगा। और जो भी बीएसईबी 2024 में क्लास 10th की परीक्षा दे रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को देख करके, इसका टेस्ट दे करके अपना प्रिपरेशन और आप चेक कर सकते हैं कि उनका प्रिपरेशन कितना हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है तो वो इन क्वेश्चंस को बढ़िया से लिख करके याद कर सकते हैं ताकि उनका मार्क्स अच्छा आए एसएसटी। और ख़ास करके यहाँ पर एसएसटी का अभी सीरीज़ शुरू हुआ है, फिर इसके बाद साइंस की सीरीज़ शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात किए बिना शुरू करता हूँ मैं ये टेस्ट, जिसमें है 20 प्रश्न। जो भी स्टूडेंट है वो कॉपी पेन ले लेंगे और कॉपी पर 1 से 20 तक नंबर लिख देंगे। और ABCD जो ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको अपने कॉपी पर अंकित करेंगे यानी लिखेंगे। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो अपना चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही था या गलत। ठीक है, गलत था तो क्या आंसर सही होना चाहिए वो आप अपना लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। सवाल है, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड या डी रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे कॉपी पर पेन से। 1 से 20 तक नंबर लिख देंगे। ABCD में से जो ऑप्शन सही लगे उसको लिखेंगे। फिर जब मैं यहाँ से आंसर बताऊँ तो चेक करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका 20 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड या डी रूस और जर्मनी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 3 मार्च 1918 को ये जो संधि है ब्रेस्ट-लिटोवस्क की वो हुई थी। एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य थे। इन सभी के बीच में रूस की ये संधि हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और रूस की ये संधि हुई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य के साथ। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि हुई थी 3 मार्च 1918 को। ठीक है, किनके साथ हुई थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने सवाल संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए तिनतसिन, बी कैंटन, सी होची मिन या डी कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर लिखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तिनसिन, कैंटन, होची मिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन उसका नाम था हनोई समझौता। ठीक है, याद रखना है कौन सा समझौता था? हनोई समझौता, जो 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। और इस समझौते के साथ फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी थी। मान लिया था कि वियतनाम एक स्वतंत्र गणराज्य है। 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ उसका नाम है हनोई समझौता। इस बात को याद रखेंगे। क्या नाम है? हनोई समझौता। क्या नाम है? हनोई समझौता। क्या नाम है? हनोई समझौता, याद रखना है। 6 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है?
हनोई समझौता। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी 1933 कलकत्ता, सी 1931 कराची या डी 1924 बेलगाम। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आपको बता दें, कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज नहीं था। ठीक है, आंशिक स्वराज था। तो यहाँ सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 लाहौर, बी 1933 कलकत्ता, सी 1931 कराची या डी 1924 बेलगाम। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा ए 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा थे। कांग्रेस का जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में इसी अधिवेशन में गया था और नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा भी की थी। और आने वाले 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल हम कहते हैं ना, हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे। पहले उनके नाम के आगे सरदार नहीं था, लेकिन उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये सवाल है, जवाब दीजिए। ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेरा या डी चंपारण। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां सवाल आपके लिए ये है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881 या डी 1911। बताइए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1838, 1858, 1881 या 1911 में? कब? सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा सी 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या डी सभी वर्गों का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग या डी इनमें से सभी का। सही जवाब क्या होगा? देखिए, याद रखिएगा, पूंजीपति वर्ग द्वारा मुख्य रूप से श्रमिकों का शोषण हुआ था, लेकिन पूंजीपतियों के द्वारा लगभग सभी मध्यम वर्ग, निचले वर्ग जिसमें कृषक आते थे, उन सभी का शोषण हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन तो होगा डी। लेकिन याद रखना है, मुख्य रूप से श्रमिकों का शोषण ज़्यादा हुआ, जो कि पूंजीपति द्वारा लगाए गए फैक्ट्री या उद्योगों में काम करते थे, उनका शोषण ज़्यादा हुआ। उसमें मध्यम वर्ग के लोग भी थे, तो मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ और कृषकों का भी शोषण उन लोगों ने किया। याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां सवाल, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति या डी भौगोलिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी बी औद्योगिक क्रांति, जिसने पूरे दुनिया के परिदृश्य को ही बदल दिया। ठीक है,
आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, सवाल संख्या 8। और 8वां सवाल क्या है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई। यहाँ सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये यहाँ होना चाहिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। याद रखिए क्वेश्चन को इस तरह से पढ़िए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, जिसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ए 1990 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, या डी 1980 के दशक में। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, ए 1990 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, या डी 1980 के दशक में। कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब होगा बी 1960 के दशक में। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, या डी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, या डी बाइबिल। सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपका 20 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा डी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी छापा खाना की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। कहाँ हुई थी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, भारत, जापान, चीन, अमेरिका। कहाँ, तो याद रखना है कागज का आविष्कार और मुद्रण की शुरुआत दोनों चीन में हुई थी। ठीक है, कागज का आविष्कार, मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सवाल संख्या 11। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, या डी फास्फोरस। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। ए बी सी डी में से कौन जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी एंड्रीन। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एंड्रीन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, या डी लौह। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। आंसर देंगे, कौन सा आंसर सही है। सही जवाब क्या होगा इसका, इसका सही जवाब होगा सी आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक का। आगे चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ए 15%, बी 20%, सी 10%, डी 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ए 15, बी 20, सी 10, डी 7। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा डी 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्रश्न संख्या 14। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आंसर देंगे जल्दी जल्दी। सही आंसर कौन सा होगा? डी, बॉक्साइट। ठीक है ना, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, याद रखना है, बॉक्साइट इसमें से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी मेघालय। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। ए, बी, सी, डी में से कौन? सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए 6283 किलोमीटर, बी 5283 किलोमीटर, सी 7283 किलोमीटर या डी 8500 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, 6283 किलोमीटर। याद रखना है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा या डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। सही जवाब क्या होगा? याद रखना है, इसका सही जवाब होगा स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन हाँ दिख रहा है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच के जो जैविक अंतर है उससे, या बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से, या सी बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से, या डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, इससे। कंफ्यूज मत होइए, इसका सही जवाब होगा बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से ही लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है। मतलब लैंगिक विभाजन का सिंपल सा मतलब है स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभिन्नताएं, जो असमानताएं समाज दर्शाता है, उसी को हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। हम विभाजित कर देते हैं लिंग के आधार पर कि महिलाएं ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, पुरुष ये करेंगे, पुरुष ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं, यही हमारे लैंगिक विभाजन का रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि 3 ऑप्शन गलत होगा, एक ही सही होगा। ध्यान से देखना है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी
यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। या डी, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तीसरा, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। या डी, महिलाओं को मतदान करने के अधिकार का अभाव है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, भारतीय संविधान के बारे में सही कथन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है। यहाँ कोई भी एक धर्म राजकीय धर्म नहीं है। लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार है। तो बाकी के 3 कथन गलत है। एक कथन सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आते हैं अपने इस वीडियो सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका पार्ट ए मतलब सोशल साइंस का जो टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने शुरू किया है उसका आज ये पहला पार्ट वीडियो है। इसके बाद अभी और पार्ट आने बाकी है। आप बस जब जब वीडियो आए तो आप उसको देखकर अपना टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ है। ठीक है। 20वां सवाल है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? साल 1975 को भारत की राजनीति में किस लिए जानते हैं? ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। या डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जानते हैं? ए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। या डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सही ऑप्शन का चुनाव करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, बी, सी, डी में से कौन? सही जवाब क्या होगा? सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी ही उस वक्त, पहले से थी। ठीक है, 1967 से ही थी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री। और आम चुनाव 1971 में हुए थे। फिर 1975 में नहीं हुआ था, आपातकाल लगा था 1975 में। जनता पार्टी की सरकार 1977 के चुनाव में बनी थी। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर आऊँगा, फिर और भी सवाल लेकर के आऊँगा। बस आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद।